Hello everyone, welcome again to daily news analysis session. I'm Dinesh Kumar and I will take today's session. Today is 1st May 2024. So in this session, I will discuss the important news from your examination point of view. So now we come to the first news. First news is come clean on timing of Kejriwal arrest, Supreme Court to ED, Enforcement Directorate. तो बेसिकली इस बात पर एक कंट्रोवर्सी चल रही है देश में कि जिस टाइम पर मिस्टर केजरीवाल को अरेस्ट किया गया है इसके पीछे कोई पॉलिटिकल एजेंडा है या ये टाइम ऑफ अरेस्ट जो है ये एक सिचुएशन ऐसी आई कि इस टाइम पर इनको अरेस्ट करना पड़ा। तो यहाँ पर जब अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया तो यहाँ पर ही रेज द क्वेश्चन दैट he has been arrested intentionally by the enforcement directorate at this time so that he cannot campaigning in the Lok Sabha elections। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में अभी 18वीं लोकसभा के लिए इलेक्शन चल रहे हैं और लोकसभा के इलेक्शन के टाइम पर इनको अरेस्ट किया गया। तो इनकी कंटेंशन ये थी कि इनको जानबूझकर अरेस्ट किया गया है ताकि ये कैंपेनिंग ना कर पाए। वहीं पर जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उस अरेस्ट के मामले में मिस्टर केजरीवाल बेल मांग रहे हैं कोर्ट से, तो हम थोड़ा बेल के बारे में डिस्कस करेंगे। और तो यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से ये जवाब मांगा कि आप इस बात को क्लियर करिए कि व्हाई डिड यू अरेस्ट मिस्टर केजरीवाल ऑन दिस टाइम और एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। बट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा कि the arrest of Kejriwal is not politically motivated. Rather, they have sufficient evidences or material evidences against Mr. Kejriwal। और जो मिस्टर केजरीवाल का अरेस्ट का टाइम है it does not make any sense और इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि if a person has committed any offense, so अगर वो पर्सन एक चीफ मिनिस्टर है या एक पॉलिटिकल लीडर है और उन्होंने कोई ऑफेंस किया है और उनके अगेंस्ट कुछ एविडेंसेस हैं तो इससे अरेस्ट का टाइम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पर्सन को कभी भी अरेस्ट किया जा सकता है। जैसे ईडी ने कहा है कि दे हैव सफिशिएंट एविडेंस और मटेरियल एविडेंसेस अगेंस्ट मिस्टर केजरीवाल एंड द क्रिमिनल पॉलिटिशियंस कैन नॉट एक्सपेक्ट इम्यूनिटी फ्रॉम अरेस्ट। तो अब अगर एक पॉलिटिशियन ने ऑफेंस करा है देन सच पॉलिटिशियन कैन नॉट क्लेम इम्यूनिटी फ्रॉम अरेस्ट। नाउ अगर हम आगे देखते हैं, देखिए सेक्शन 19 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए, इस सेक्शन 19 में बर्डन ऑफ प्रूफ जो है अगर कोई एलिगेशन लगाती है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी या लाइक सीबीआई, लाइक पुलिस या और अदर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी लाइक ईडी, तो यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ जो है दिस इज अपॉन द एजेंसी टू शो दैट रीजनेबल बेसिस एंड मटेरियल टू प्रूव गिल्ट। मीन्स अगर किसी पर्सन को किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने अरेस्ट किया है तो प्राइमा फेसाई बर्डन ऑफ प्रूफ उस इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी पर है कि इस पर्सन ने कोई ऑफेंस किया है। लेकिन वहीं जो सेक्शन 45 है पीएमएलए का, ये रिलेटिंग है बेल से, तो यहाँ पर ये बेल से रिलेटेड सेक्शन है। यहाँ पर जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो एक्यूज पर्सन पर होता है कि वो इनोसेंस है। तो अब इस केस में इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी मतलब ईडी ने मिस्टर केजरीवाल को अरेस्ट किया और अब ईडी को ये प्रूव करना है कि ईडी के पास सफिशिएंट एविडेंसेस थी मिस्टर केजरीवाल को अरेस्ट करने की। साथ ही साथ अब अगर मिस्टर केजरीवाल बेल की डिमांड करते हैं या वो चाहते हैं कि उनको बेल मिले तो बर्डन ऑफ प्रूफ उन पर होगा कि वो इनोसेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि केजरीवाल ने कहा है कि उनको केवल हियरसे एविडेंस पर अरेस्ट किया गया है। हियरसे एविडेंस क्या मतलब होता है? केवल कही सुनी बातें और नॉट मटेरियल प्रूफ और नॉट सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। नॉट सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस क्या होती है? सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंसेस वो एविडेंसेस होती हैं जो कि अपने आप में सफिशिएंट होती हैं किसी पर्सन को कन्विक्ट करने के लिए। ठीक है, नाउ फिर वो कहते हैं कि उनको जो अरेस्ट किया गया है वो एक्यूज टर्न्ड अप्रूवर
यानी कि पहले एक एक्यूज पर्सन था और बाद में वो सरकारी गवाह बन गया, उसके स्टेटमेंट के आधार पर उसको अरेस्ट किया गया। अब हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज दिस अप्रूवर। अप्रूवर क्या होता है? तो बेसिकली अगर पुलिस के पास या किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के पास किसी पर्सन के खिलाफ एविडेंसेस नहीं है या एविडेंसेस कम है, तो पुलिस या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी उन कई अपराधियों में से किसी एक अपराधी को ही सरकारी गवाह या अप्रूवर बना देती है, और इस कंडीशन पर उसको अप्रूवर बनाया जाता है कि उसको सजा में कुछ कंसेशन मिलेगी, यानी कि कुछ छूट मिलेगी, अगर वो सही सही बातें या सही सही जानकारी रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ ऑफेंस पुलिस को या किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को देंगे। तो इस केस में एक अपराधी थे जिनको अरेस्ट किया गया लिकर पॉलिसी केस में, और बाद में वो अपराधी जो है अरेस्ट के बाद उसको बेल मिली, और नाउ ही टर्न्ड अप्रूवर एंड ही हैज गिवन a statement against Mr. Kejriwal. So on this basis Mr. Kejriwal was arrested. Now section 8 of PMLA Act कहता है कि जो इससे संबंधित इन्वेस्टिगेशन है, किसी भी ऑफेंस से संबंधित जिसकी इन्वेस्टिगेशन ईडी करती है, वो 365 डेज में होनी चाहिए। तो 365 डेज एक काफी लंबा पीरियड है, पूरा एक साल जाता है। तो यहाँ पर जब तक इन्वेस्टिगेशन होती है, जनरली जो कोर्ट है हमारे वो बेल नहीं देते। रीजन बीइंग दैट अगर किसी पर्सन को बेल दे दी तो वो हो सकता है इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में कुछ इंटरफेरेंस करे और अपने खिलाफ जो एविडेंसेस हैं उनको डिस्ट्रॉय करे या डिसअपियर करे। तो ये रीजन होता है कि उसमें बेल जनरली नहीं मिलती। अब इस प्रेजेंट सिचुएशन में अगर मिस्टर केजरीवाल बेल चाहते हैं तो उनको ये प्रूव करना होगा कि दैट ही इज इनोसेंट। सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट न्यूज। SC claim IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन चीफ रिमार्क अबाउट कोर्ट। तो बेसिकली यहाँ पर आप जानते हैं दिस इज रिलेटेड टू द कंट्रोवर्सी ऑफ पतंजलि कंपनी। पतंजलि का जो कंपनी है उससे संबंधित है। क्या हुआ, ड्यूरिंग द कोविड के दौरान बाबा रामदेव ने ये स्टेटमेंट दिया न्यूज चैनल पर कि उन्होंने एक कोरोना किट बनाई है और जिससे कोरोना की जो बीमारी है वो सही हो जाएगी, ठीक है। लेकिन और उन्होंने फिर ये भी कहा कि कोरोना की जैसी बीमारी में या बहुत सारी ऐसी डिजीजेस होती हैं जिसमें कि जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं वो प्रॉपर काम नहीं करती या अच्छा रिजल्ट नहीं देती। अब उनके इस स्टेटमेंट को कुछ डॉक्टर्स और IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने चैलेंज किया। बाद में ऑनरेबल कोर्ट ने उनके खिलाफ एक्शन लिया, और जब एक्शन लिया तो फिर उनसे भी कहा कि आप अनकंडीशनल एपोलॉजीज मतलब क्षमा मांगे, ठीक है। तो कोर्ट ने ये भी डायरेक्शन उनको दी कि आपको 300 न्यूज़पेपर में ये पब्लिश कराना है कि मैंने कोर्ट की कंटेम्प्ट की है और मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं बिना किसी कंडीशन के, ठीक है। अब फिर कोर्ट ने ये भी डिमांड करी कि जो उसकी ओरिजिनल कॉपीज हैं वो कोर्ट को प्रोवाइड कराई जाए। अब यहीं पर जो IMA के चीफ है मिस्टर अशोकन का कमेंट आया। अब मिस्टर अशोकन ने कुछ इस तरह का कहा कि कोर्ट इज नॉट टेकिंग प्रॉपर एक्शन अगेंस्ट द पतंजलि कंपनी। तो उस पर ऑनरेबल कोर्ट ने भी उनसे क्लैरिफिकेशन मांग लिया। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। एक्साइज केस, कोर्ट डिनाइज बेल टू सिसोदिया। Now the same news is again related to the liquor policy case. तो यहाँ पर मिस्टर सिसोदिया इनको अरेस्ट किया गया था अराउंड एक साल पहले, ठीक है, and he has been in jail since then. Now he is demanding or requesting for bail from the lower court, Delhi High Court, or even from the Supreme Court, but he is not able to get the bail. Now what is the reason that he is not able to get the bail? तो अब हम पहले थोड़ा सा बेल के बारे में समझते हैं, फिर हम आपको ये डिटेल में समझाएंगे। देखिएगा बेल क्या होते हैं। जो हमारे ऑफेंसेस हैं CRPC में, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है बेलेबल ऑफेंस, सेकंड होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस
ये हमको कैसे पता चलता है कि whether a person has committed a bailable offense or not non bailable offense? So we can just see it from the first schedule of the CRPC. तो CRPC की जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें ये सारे ऑफेंसेस मेंशन है कि विच पर्टिकुलर ऑफेंस इज बेलेबल और विच इज नॉट बेलेबल या नॉन बेलेबल। अब if a person has committed a bailable offense, then he can get the bail as a matter of right. Means court cannot deny bail to such person, but if a person has committed non-bailable offense, then he cannot get the bail as a matter of right. Rather, it depends upon the discretion of honorable court. अब हम आते हैं कि why Mr. Sisodia is not able to get the bail. Reason being that ये जो CBI या ED के एलिगेशन है, उनके एलिगेशन ये है कि मिस्टर सिसोदिया वाज मास्टरमाइंड एंड आर्किटेक्ट ऑफ द अलेज्ड स्कैम। अब इसलिए इनके खिलाफ हमारे पास ज्यादा एविडेंसेस हैं और अगर इनको बेल दी गई तो ही विल टेम्पर द एविडेंसेस अगेंस्ट हिम, ही विल अफेक्ट द एविडेंसेस अगेंस्ट हिम नेगेटिवली, एंड बिकॉज ऑफ दिस he will not be or he may not be convicted subsequently. तो यहाँ पर when Mr. Sisodia ask or request for the bail from the honorable court, then his bail application is opposed by the CBI and ED. ठीक है, तो इसी कारण से इनको बेल नहीं मिल रही है। नाउ एक टर्म यहाँ पर है हवाला। हवाला क्या होता है? जब कैश मनी का ट्रांजैक्शन होता है तो कैश मनी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेकर नहीं जाई जाती, बल्कि वो इस तरह के लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ए नाम के पर्सन को 10 करोड़ रुपए यहाँ से गुजरात भेजने हैं तो वो 10 करोड़ रुपए किसी ट्रांसपोर्टेशन से गुजरात नहीं जाएंगे, बल्कि कोई गुजरात का पर्सन ही किसी भी पर्सन को जिसको कि ए बोलेगा, सपोज ए ने किसी बी को बोला कि तुम सी को 10 करोड़ रुपए दे दो, ठीक है, तो यहाँ पर ये 10 करोड़ रुपए दिल्ली से गुजरात नहीं जाएंगे, बल्कि ए बी को बोलेगा और बी गुजरात में ही सी को 10 करोड़ रुपए दे देगा। तो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी इज कॉल्ड हवाला, ठीक है, एंड इट इज एन ऑफेंस, ठीक है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट 2020 रॉयट केसेस चार्जेस फ्रेम्ड अगेंस्ट इशरत जहां। ठीक, नाउ यहाँ पर क्या है कि जो कम्युनल वायलेंस हुई थी हमारे इसमें दिल्ली में, ठीक है, 2020 में, उसमें कई लोगों के खिलाफ चार्ज फ्रेम करे गए। तो अब हम समझते हैं कि व्हाट इज दिस चार्ज, चार्ज होता क्या है। तो चार्ज अब देखें कि जब किसी पर्सन के खिलाफ एलिगेशन लगते हैं तो चार्ज इज आर एलिगेशंस रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ ऑफेंसेस, ठीक है। तो सपोज ए पर्सन हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ मर्डर, सो 302 का चार्ज लगेगा। चार्ज में क्या होता है कि चार्ज में हमेशा पनिशमेंट वाला सेक्शन ही लगाया जाता है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज, इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट। तो हमारे देश में 2014 में एक कानून पास किया गया एंड दिस इज नॉन एज द स्ट्रीट वेंडर एक्ट। इसका पूरा नाम है द स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट। ये लागू हुआ 1 मई 2014 से, ठीक है। नाउ अब हम इसको थोड़ा सा समझते हैं डिटेल में। देखिएगा, अगर आप आर्टिकल 21 देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, तो आर्टिकल 21 हमको 2 राइट देता है। फर्स्ट राइट है हमारा राइट टू लाइफ एंड सेकंड राइट है हमारा राइट टू पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। अब जो राइट टू लाइफ है हमारा, यहाँ पर एक लैंडमार्क जजमेंट था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जिसका नाम है ओल्गा तेलिस वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ बॉम्बे। ओल्गा तेलिस वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ बॉम्बे। अब ये जो केस है, इस केस में ऑनरेबल कोर्ट के सामने एक क्वेश्चन आया कि जो हमारे वेंडर्स होते हैं
जनरली वो फुटपाथ पर या रोड पर अपना सामान या सब्जी वगैरह जो भी काम करते हैं उसको बेचते हैं। ठीक, अब यहाँ पर वो उनको एमसीडी ऐसा कहती है कि दे हैव वायलेटेड द लॉ। ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहती है कि भाई फुटपाथ पर, ठीक है, अपनी इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज करना अलाउड नहीं है। सो नाउ दिस मैटर रीच टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ओल्गा टेलिस वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ बॉम्बे की केस में ये डिसीजन दिया। क्या ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइवलीहुड is a fundamental right, and it falls under article 21 read with 19(1) G of the Constitution of India। ठीक है, देखिएगा जब राइट टू लाइफ है हमारा, तो लाइफ के लिए लाइवलीहुड होना जरूरी है। अब इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ जो है वो, उसमें राइट टू लाइवलीहुड भी शामिल है। और आर्टिकल 19(1) जी अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का देखेंगे तो वो हमको राइट देता है कि बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया वी कैन डू एनी ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन, ठीक है, सब्जेक्ट टू सम रेगुलेशंस बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो हम भारत के नागरिक होने के नाते हमारा ये फंडामेंटल राइट है कि हम कोई भी ऑक्यूपेशन या कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं जिसको कि हम करना चाहते हैं। नाउ इस डिसीजन के आधार पर ही हमारे देश में द स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट लागू हुआ। अब इसका पर्पज क्या है? इसका पर्पज ये है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स लोग हैं, यानी कि जो इस तरह का अपनी एक्टिविटीज करते हैं और अपनी आजीविका को कमाते हैं, उनको ये प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, ये एक पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट बनाता है। पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट का मतलब ये है कि देखिएगा, लाइवलीहुड का जो राइट है ये सभी लोगों का है और ये किसी एक का नहीं है। इस तरह का आप प्रोविजन अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में भी मिस्टर केजरीवाल करने के लिए बोल रहे थे, सो दैट द जो स्ट्रीट वेंडर पीपल हैं या जो फुटपाथ पर अपना कुछ काम करते हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज करते हैं, they should not be disturbed by the MCD. So he was also planning to bring such policy that there should be the balance between the right of the other citizens and the right of this street vendors. Now we come to next news about the redistribution of wealth. अब यहाँ पर इस न्यूज से हमारे देश में एक कंट्रोवर्सी हुई है। रिसेंटली जो कांग्रेस पार्टी है उसने अपने मैनिफेस्टो में कुछ इस तरह का कहा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो वेल्थ टैक्स लगाएंगे और वेल्थ टैक्स लगाकर उन लोगों को जिनके पास कम वेल्थ है, इस वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब हम इसको थोड़ा समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में। देखिएगा, सपोज एक पर्सन है ए और इसके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है। अब गवर्नमेंट बी कोई गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इस ए पर्सन पर वेल्थ टैक्स लगाएगी। वेल्थ टैक्स लगाएगी मतलब इसके पास जो पैसे हैं उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा और उससे टैक्स के द्वारा जो पैसे लिए जाएंगे, सपोज इससे टैक्स के रूप में 10 करोड़ रुपए लिए गए, तो वो 10 करोड़ रुपए जो जिनके पास कम वेल्थ है, लाइक सी डी ई एफ, इन लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नाउ अब क्वेश्चन ये आया कि वेदर दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट इज लीगली वैलिड और नॉट। तो पहले तो इसके रेफरेंसेस जो हमको मिलते हैं वो हमको प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मिलते हैं। अगर आप देखेंगे प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उसमें प्रीएम्बल हमको 3 तरह के राइट देती है। कौन कौन से राइट देती है? सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। सोशल का मतलब ये है सबसे पहले किसी पर्सन की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना। इकोनॉमिक का मतलब है उसके इकोनॉमिक स्टैंडर्ड को बढ़ाना। और पॉलिटिकल का मतलब ये है कि पर्सन को इतना स्ट्रॉन्ग करना सो दैट दैट पर्सन कैन यूटिलाइज और इम्प्लीमेंट हिज पॉलिटिकल राइट्स। नाउ इसी के जो ब्रॉड रूप है वो हमको मिलता है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में और कुछ मामले में हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी। अगर आप आर्टिकल 19
क्लॉज बी और 19 क्लॉज सी पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, तो वो इस तरह की पॉलिसी बनाने के लिए डायरेक्ट करता है किसको, कि जो हमारे मेटेरियल रिसोर्सेज हैं उनका कंट्रोल किसी एक पर्सन के हाथ में ना हो, किसी एक पर्सन की किसी भी मैटर में मींस प्रोडक्शन में मोनोपोली ना हो, और इस तरह की पॉलिसी बने कि दीज आर फॉर कॉमन गुड्स एंड प्रिवेंटिंग कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। यानी कि सरकार ऐसी पॉलिसी बनाएगी जो सभी लोगों के लिए फेवर में होगी, जो कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकेगी और सभी के वेलफेयर की बात करेगी। नाउ पॉइंट ये आता है कि जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, दीज आर नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ। ये कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्सेबल नहीं है। मींस these are merely the directions for the government, that while the government will make any policy, government will keep all these directive principles of state policy in mind, ठीक है। बट आर्टिकल 36 कहता है कि ये आर्टिकल 36 स्टेट को डिफाइन करता है और आर्टिकल 37 कहता है कि these are not enforceable through the court of law। मींस अगर गवर्नमेंट इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को अप्लाई नहीं करती तो हम सरकार के खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन आर्टिकल 37 फिर आगे कहता है कि नेवरदलेस दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ ए कंट्री एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इनकॉर्पोरेट ऑल दीज पॉलिसीज। तो यानी कि आर्टिकल 37 कहता है कि देखिए आल्दो ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या है, ये देश की गवर्नमेंट के लिए, देश की गवर्नेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो जब भी पॉलिसी बनाएगी तो इन सबको इनकॉर्पोरेट करेगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे पहले जो राइट टू प्रॉपर्टी था दैट वाज गिवन अंडर आर्टिकल 19(1)(f। तो आर्टिकल 19(1)(f जो है ये यूज्ड टू डील विद राइट टू प्रॉपर्टी। ये राइट टू प्रॉपर्टी से को डील करता था और पहले राइट टू प्रॉपर्टी जो है हमारे देश में एक फंडामेंटल राइट था। लेकिन जब ये राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था तो इट क्रिएटेड सम प्रॉब्लम्स इन द सोशल डेवलपमेंट। तो जैसे ही गवर्नमेंट कोई सोशल डेवलपमेंट की स्कीम लाती थी, वेलफेयर स्कीम लाती थी, तो ये राइट टू प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के रास्ते में एक इंटरफेरेंस क्रिएट करता था। इसलिए इसको क्या किया, इसको राइट टू प्रॉपर्टी की कैटेगरी से हटाकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की कैटेगरी में रख दिया। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू राइट। देखिएगा, राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि अगर सरकार किसी पर्सन की प्रॉपर्टी लेती है तो उस पर्सन के पास ये फंडामेंटल राइट है कि वो आर्टिकल 32 में डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकता है, ठीक है। अब हमने इसको निकालकर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा इसको यहां से हटाकर कहां रख दिया है, इसको रखा है आर्टिकल 300A में। एंड नाउ इट इज मेयरली अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो पहली बात तो इसकी जो फोर्स थी वो कम हो गई काफी, ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल राइट होना अपने आप में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइट है जिसके लिए हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा है केवल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है। सो नाउ इट इज नॉट लॉन्गर अ फंडामेंटल राइट। अब इसके इम्प्लीकेशन में क्या डिफरेंसेस हुए हैं। नाउ गवर्नमेंट कैन टेक द प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन, government can take the property of any person by paying the adequate compensation, ठीक है। तो पहले अगर किसी पर्सन की प्रॉपर्टी या लैंड अगर गवर्नमेंट को चाहिए होती थी किसी सोशल वेलफेयर पर्पज के लिए या किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए, लाइक उसको रोड बनाना है या और कोई एक्टिविटीज करनी है, तो वो पर्सन बाउंड नहीं था अपनी प्रॉपर्टी देने के लिए गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी वाज फंडामेंटल राइट। लेकिन जब से 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से इसको फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से बाहर किया है, तब से ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ही बना है। अब इसका प्रोविजन क्या है कि गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि गवर्नमेंट किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी को ले सकती है और गवर्नमेंट उस पर्सन को एडिक्वेट कंपेंसेशन देगी। लेकिन यहाँ पर उस पर्सन के पास राइट नहीं है कि वो सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चला जाए, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस आया है, ठीक है।
अब हम समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म एडिक्वेट कंपेंसेशन। तो एडिक्वेट कंपेंसेशन का मतलब ये होता है जो भी प्रॉपर्टी ली जाती है उस प्रॉपर्टी का एक होता है सर्कल रेट। दिस सर्कल रेट इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो अगर कहीं प्रॉपर्टी ली जाती है और उसका सर्कल रेट 12,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड है, तो इसका जनरली 4 टाइम दी जाती है। तो सरकार आपको कंपेंसेशन देगी 48,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड। बट जिस पर्सन की प्रॉपर्टी सरकार लेगी उस पर्सन के पास ये राइट नहीं है कि वो सरकार को प्रॉपर्टी लेने से रोक दे। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि जब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी लेगी इट विल टेक द प्रॉपर्टी फॉर एनी सोशल पर्पज और सोशल वेलफेयर पर्पज, ठीक है। तो यहाँ पर लॉ ये कहता है कि द पर्पज ऑफ सोसाइटी इज ग्रेटर और वाइडर देन द पर्पज ऑफ इंडिविजुअल। तो पर्पज ऑफ सोसाइटी इज ग्रेटर देन द पर्पज ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। तो यहाँ पर एक इंडिविजुअल के फायदे से सरकार या सोसाइटी का फायदा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब जब से ये कंट्रोवर्सी हुई है, नाउ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आया है, क्या प्राइवेट रिसोर्सेज जो है whether these resources fall within the definition of material resources, क्योंकि आर्टिकल 39B में जो वर्ड यूज किया गया है वहां वर्ड यूज किया गया है मेटेरियल रिसोर्सेज। तो क्या मेटेरियल रिसोर्सेज में प्राइवेट रिसोर्सेज भी फॉल करते हैं? तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन व्हिच इट हैज टू बी डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। नाउ वी कम टू नेक्स्ट, हमास फतह हेल्ड टॉक इन बीजिंग चाइना। तो देखिए जो दो टेररिस्ट ग्रुप हैं हमास और फतह, इनकी चाइना में बात हुई है। और यहाँ पर ये बात क्यों हुई है, इसका एक कनेक्शन है किससे? इसका कनेक्शन है इजराइल और हमास वार से, ठीक। जैसा आप समझते हैं कि अक्टूबर 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल और हमास की वार चल रही है, ठीक है। अब रीजन भी ये है कि जो इजराइल है इट इज सपोर्टेड बाय द यूरोपियन कंट्रीज एंड यूएसए, ठीक है, इसको सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ यूएसए की और चाइना का जो रिलेशन है वो थोड़ा सा बेटर नहीं होते, दोनों में कंपटीशन रहता है। तो यहाँ पर दो ग्रुप बन रहे हैं। कौन सा ग्रुप क्या है? चाइना सपोर्ट कर रहा है हमास और फतह जैसे टेररिस्ट ग्रुप को, और यूएसए और यूरोपियन कंट्री सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल को, ठीक है। तो इसीलिए चाइना में इसकी एक बैठक हुई है कि इनको ये नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या लेंगे। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज, नेतन्याहू प्लेसेस टू इन्वेड राफा विद और विदाउट अ डील। तो जैसा अभी हमने आपको बताया कि इनकी हमास का और इजराइल का युद्ध चल रहा है सिंस लास्ट 7 अक्टूबर 2023 से, और नेतन्याहू ने ये कहा था कि इस बार वो हमास को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, ठीक है। तो अब उसी बात को आगे बढ़ाते हुए नेतन्याहू का स्टेटमेंट आया है कि वो राफा एक जगह है उस पर वो अटैक करेंगे, ठीक है, उसको इन्वेड करेंगे चाहे उसके कॉन्सिक्वेंसेस कोई भी हो। हालांकि इस पर उनको रोकने के लिए यूएसए वगैरह से अदर कंट्री से थोड़ा प्रेशर है, बट ही इज नॉट रेडी टू अवॉइड बाय द डायरेक्शंस of the other countries like USA and other countries, ठीक है। Now, so dear students, I have discussed all the important news in today's newspaper with you. I will come again with the more such news. Till then, thank you very much. Goodbye.